हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक लाइव की ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, हाजिर हूं आप सभी के लिए। कैसे हैं सब लोग? सबकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो एक और डेमो क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए। लास्ट क्लास में अपन डेमो क्लास में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे थे आपका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। उसी टॉपिक को आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपको। जो ESIC का अपना बैच चल रहा है वो रनिंग में है। एग्ज़ाम बहुत जल्द आपके फॉर्म आने वाले हैं, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। तो जिसको भी कैंडिडेट को ESIC की प्रिपरेशन करनी है वो आज ही डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक लाइव का मोबाइल एप्लीकेशन और अपनी तैयारी को आज से ही शुरुआत कीजिए। इसके अंदर आपको मिलने वाला है 700 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, साथ में 1 ईयर की लिमिटेड एक्सेस, जिसके अंदर आप कितनी भी बार कितनी भी टाइम जब चाहें तब आप देख सकते हैं। सोते हुए, जागते हुए, जब आपकी इच्छा हो, जब आपका पढ़ने का मन हो, देख सकते हैं। और ये सब मिल रहा है आपको मात्र 2499 के अंदर। आपको पता होगा इतनी कीमत में तो आपको 1 महीने के लिए रेंट के ऊपर रूम भी नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं बाहर जाके आप पढ़ते हो तो इस रेंट में, इतने पैसे में तो आपको 1 महीने का रेंट भी नहीं मिलता है। तो उससे भी कम प्राइस में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फुल कोर्स, जिसमें आपको साथ में अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सेट भी मिलेंगे। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज होंगी, जितने भी टेस्ट होंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे इस कोर्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसके अलावा UPCHO का भी कोर्स अपना रनिंग में स्टार्ट हो चुका है। तो यदि कोई UPCHO से भी प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, तो वो भी अपना कोर्स ज्वाइन करके आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। अपन बात कर रहे थे आपके ET ट्यूब इंट्यूबेशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे आपका ET ट्यूब का डायग्राम, जिसमें अपन बात कर रहे थे सबसे सुपरफिशियल पार्ट होता है अडेप्टर। देखो, दुनिया की कोई भी ET ट्यूब हो, किसी भी कंपनी की हो, अडेप्टर की साइज सेम आती है। ठीक है, अप्रोक्स 15 mm सभी की साइज सेम आती है। ठीक है, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी कंपनी का ET ट्यूब हो, किसी भी ब्रांड का हो, सबकी एडेप्टर की साइज सेम आती है। क्योंकि जो वेंटिलेटर का सर्किट होता है उसकी साइज सेम आती है, तो वेंटिलेटर के सर्किट में इसको ऐड होना होता है, तो इसके एडेप्टर की साइज हमेशा सेम आती है। ठीक है, ये है आपका बावेल। ये क्या है? आपका लास्ट पार्ट है जिसके द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर होती है। क्या है? लास्ट पार्ट है जिसके द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर होती है। तो बावेल में लिख लीजिए, लास्ट पार्ट होता है ET ट्यूब का, ऑक्सीजन डिलीवरी इसी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मर्फी आई। क्या है? मर्फी आई। मर्फी आई का क्या काम है? देखो, मर्फी आई बेवल से थोड़ा ऊपर एक ओपनिंग होती है। किसी कारणवश क्या हो, म्यूकस वगैरह कारण मान के चलिए ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी भी कारणवश मान के चलिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो फिर अपने को अंदर का पता लगेगा नहीं। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए एक ओपनिंग और होती है, जिसको अपन बोलते हैं आपका मर्फी आई। तो ये क्या काम करता है? प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ, लिखिए मर्फी आई में, प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब बाय म्यूकस। एंड यदि ट्यूब ब्लॉक ही हो जाए, ठीक है, यदि यहाँ से ब्लॉक हो गई तो यहाँ से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, क्या काम हुआ? यहाँ से ब्लॉक हो गई तो यहाँ से प्रिवेंट कर देगा, क्योंकि सांस यहाँ से होने लग जाएगी क्लाइंट की। ठीक है, ब्रीथिंग यहाँ से होने लग जाएगी क्लाइंट की। तो ये है आपका मर्फी आई। नेक्स्ट कफ। ये कफ होते हैं जिनको इन्फ्लेट कर दिया जाता है। पायलट बैलून है आपका ये। इस पायलट बैलून के अंदर अपन 5 to पायलट बैलून में लिख लीजिए, बाहर की साइड में होता है 5 to 10 cc, 5 to 10 cc एयर फिल की जाती है। ठीक है, एयर इंसर्ट की जाती है। क्यों? ताकि आप इन बैलून को इन्फ्लेट कर सके। पायलट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसको पायलट ही क्यों बोलते? देखो, जब आप यहां से प्रेशर चेक करोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपको बोले डॉक्टर के ET ट्यूब के कब का प्रेशर बताओ भैया, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां से चेक करोगे। यहां से कैसे चेक करोगे? नहीं चेक कर सकते, इंसर्ट डाली हुई ट्यूब है। और बाहर से अपन प्रेशर चेक करके भाई इन्फ्लेट करके डाल नहीं सकते, डिफ्लेट करके डाला जाता है, फिर बाद में इंसर्ट किया जाता है, फिर बाद में एयर डाली जाती है, फिर इन्फ्लेट किया जाता है। तो यहाँ का प्रेशर इस पायलट बैलून के इक्वल होता है। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो मेजर कर लीजिए आप। ठीक है,
कोई बोले आपसे प्रैक्टिकल में पूछ ले कि ईटी ट्यूब में कप का प्रेशर कहाँ से चेक किया जाता है, तो कहाँ से करते हैं, पायलट बैलून से। पायलट बैलून मतलब होता है इसके जैसा कि कफ के प्रेशर जैसा ही यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिलता है। जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर आपको कफ में होगा। यहाँ पे एक वन यूनिसाइडल वॉल्व भी लगा हुआ होता है, ठीक है, यूनिसाइडल यानी वन वे वॉल्व भी लगा होता है, जिसके द्वारा आप सिर्फ दे ही सकते हैं। जैसे आप खींचो के बाहर लोगे तो वो वॉल्व क्लोज कर देगा। अभी एक इमेज दिखाऊंगा मैं आपको ईटी ट्यूब की, वहाँ पे और क्लियर होगा, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपके। फिर अब चलते हैं आपके इमेज के ऊपर, ठीक है। कहाँ चलते हैं, आपकी इमेज के ऊपर चलते हैं। आई थिंक आपके विजुअलाइज हो रहा होगा। चलिए भाई देखो, सबसे पहले लास्ट पार्ट बेवेल होता है। ये क्या है आपका, देखिए मैंने जैसा बताया था आपको, देखिएगा थोड़ा सा तिरछा ओपनिंग है। देखो थोड़ी सी तिरछी ओपनिंग है ना इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट ओपनिंग नहीं है इसकी, तिरछी ओपनिंग है। ये है हो गया आपकी दूसरी, इससे थोड़ी ऊपर एक ओपनिंग और है जिसको अपन बोलेंगे आपका मर्फी आई। ये क्या है आपका, बेलून है। ये क्या है आपका, कफ है, बेलून है। इसके अंदर ईटी ट्यूब के अंदर एक रेडियो मार्कर लाइन बनी हुई होती है। ये रेडियो मार्कर लाइन है जिसके द्वारा अपन ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट कंफर्म करते हैं। जब ईटी ट्यूब लगाते हैं उसके बाद में अपन कंफर्म करते हैं इसके प्लेसमेंट को, तो दो प्रकार से कर सकते हैं, अस्कल्टेशन और एक्सरे। तो एक्सरे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंफर्मेटिव मेथड होता है। तो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रेडियो ओपेक मार्कर लाइन होती है जिसके द्वारा अपन कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये आपका इनर साइड से होता हुआ एक ट्यूब निकल रही है, ये बाहर आके आई, ये देखो ट्यूब, ये आ गई आपकी। ये क्या है आपका, पायलट बैलून है। क्या है, पायलट बैलून है। इसके अंदर क्या है, वन वे वाल लगा हुआ है। ये रेड कलर का आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा वाल है, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा आई थिंक, यहाँ पे एक छोटा सा वाल दिख रहा होगा आपको रेड कलर का। ये क्या है आपका, वन वे वाल है, स्प्रिंग लोडेड वाल है, ठीक है। एडेप्टर मैंने बताया था सबकी सेम साइज आती है, 14 से 15 mm का एडेप्टर आता है। ये पीवीसी की ट्यूब है, पीवीसी की ट्यूब है जिसको ट्रांसपेरेंट होती है, इसके ऊपर लिखा हुआ था नंबरिंग, ठीक है। चलिए भाई, ये ईटी ट्यूब की साइज है, देख लीजिए, शेप डायग्राम है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कभी आपके आ जाए तो। चलो एक बार और देख लीजिए आप लोग, क्लियर इमेज, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए आपको तो क्या चाहिए आपको, स्टिलेट। स्टिलेट क्या होता है, एक वायर होता है। क्या होता है, वायर होता है जो इस ईटी ट्यूब से, इस ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए चाहिए। इस ट्यूब में इंसर्ट करते हैं अपन और जैसे अपने को शेप चाहिए वो उस शेप में अपने को प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है ये ईटी ट्यूब को, स्टिलेट क्या करता है, गिव शेप टू ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब को शेप देता है जिससे इंसर्ट करने में आसानी हो जाती है। तो क्या चाहिए आपको, स्टिलेट चाहिए। और क्या चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंट में, लैरिंगोस्कोप। लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए, लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको, लैरिंगोस्कोप चाहिए। देखो लैरिंगोस्कोप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, ये होता है हैंडल, ये होता है ब्लेड। हैंडल की सेम साइज आती है लेकिन ब्लेड होती हैं वो अलग अलग साइज की आती है, ठीक है। ब्लेड जो होती है, ये ब्लेड है वो 0 से 4 नंबर के बीच में आती है। ब्लेड की मैं बात करूं, हैंडल से एक ही आता है लेकिन ब्लेड होती है वो 0 से 4 नंबर की आती है। 0 नंबर की आती है वो किन में यूज की जाती है, नियोनेट के अंदर। किन में, नियोनेट में। 1 नंबर की होती है वो इन्फेंट में यूज की जाती है। 2 नंबर की जो होती है वो स्कूल एज चाइल्ड जो होते हैं, स्कूल में जाने वाले, उनके अंदर यूज की जाती है, स्कूल एज चाइल्ड के अंदर। 3 और 4 नंबर किन में यूज की जाती है, एडल्ट के अंदर यूज की जाती है। किन के अंदर,
3 और 4 दोनों एडल्ट के अंदर यूज की जाती है। तो देखिए नियोनेट में जो यूज की जाती है ब्लेड, ठीक है, वो किस शेप की होती है, स्ट्रेट होती है। किस शेप की होती है, स्ट्रेट ब्लेड होती है। कैसी ब्लेड होती है, स्ट्रेट ब्लेड होती है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको मिलर ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलर ब्लेड भी बोलते हैं, जो नियोनेट में यूज की जाती है। ठीक है, तो नियोनेट में पूछ सकते हैं, नियोनेट में कौन सी ब्लेड यूज करते हैं, स्ट्रेट ब्लेड, दूसरा नाम मिलर ब्लेड। कैसे याद रखना है, मिलर एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, वो क्या करता है, बचपन से स्ट्रेट ड्राइव खेलता रहा है। बचपन से कैसे खेलता रहा है, स्ट्रेट ड्राइव खेलता है, स्ट्रेट ड्राइव खेलता है। तो बचपन यानी चिल्ड्रन एज से ही नियोनेट के अंदर हो गया, मिलर स्ट्रेट खेलता आ रहा है। तो स्ट्रेट ब्लेड, मिलर, दूसरा नाम नियोनेट में यूज की जाती है। एडल्ट के अंदर जो यूज करते हैं, एडल्ट के अंदर जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, कारू शेप की। कैसे यूज करते हैं, कारू शेप की ब्लेड यूज करते हैं। कारू शेप की ब्लेड का दूसरा नाम होता है मैकिन्टॉश ब्लेड। क्या नाम होता है, मैकिन्टॉश ब्लेड, मैकिन्टॉश ब्लेड। क्या नाम है, मैकिन्टॉश ब्लेड। तो एडल्ट में कौन सी यूज करते हैं, कारू शेप, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, मैकिन्टॉश ब्लेड। ठीक है, तो कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है लेरिंगोस्कोप के बारे में। और क्या चाहिए आपको आपको चाहिए मैगिल्स फोर्सेप्स। कौन सी फोर्सेप्स चाहिए, मैगिल्स फोर्सेप्स, चिटल फोर्सेप्स नहीं, मैगिल्स फोर्सेप्स। क्यों चाहिए, यूज टू इंसर्ट ऑफ ईटी ट्यूब इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर ईटी ट्यूब को जल्दी से इंसर्ट करना है तो मैगिल्स फोर्सेप आप यूज लेते हैं। एक चीज आती है बूजी कैथेटर, ये किस काम आएगा, बूजी कैथेटर। देखो मैगिल्स फोर्सेप कहाँ यूज आएगी आपके, इमरजेंसी में। इमरजेंसी में कुछ ऐसा हुआ कि आपकी ईटी ट्यूब डिसलॉग हो गई, तो उस कंडीशन में मैगिल्स फोर्सेप की मदद से आप जल्दी से इंसर्ट कर दोगे। वो भी लिख लीजिए, टू री इंसर्ट, यूज टू इंसर्ट ईटी ट्यूब इन इमरजेंसी व्हेन dislodged of ईटी ट्यूब। मैं बात कर रहा था बूजी कैथेटर की। जब आपके ईटी ट्यूब इंसर्ट करने में डिफिकल्टी आ जाती है तो उस टाइम पे कैथेटर यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं बूजी कैथेटर। तो कहाँ यूज करेंगे, यूज ड्यूरिंग डिफिकल्टी इन इंटूबेशन। इंट्यूबेशन करने में क्या आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, उस दौरान क्या करोगे आप, बूजी कैथेटर की हेल्प से क्या करोगे, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करोगे। और क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, सक्शन मशीन चाहिए। क्या चाहिए, सक्शन मशीन चाहिए। देखिएगा सक्शन मशीन की मैं बात करूं तो अलग अलग एज में अलग अलग प्रेशर यूज करोगे। जैसे एडल्ट में सक्शन मशीन चाहिए तो उसका प्रेशर अलग रखना पड़ेगा आपको। चाइल्ड में सक्शन मशीन यूज करोगे तो उसका प्रेशर अलग रखना पड़ेगा। इन्फेंट वगैरह में सक्शन मशीन यूज करोगे तो उसका प्रेशर अलग रखना पड़ेगा। इन्फेंट में हम बोल दो उसको नियोनेट बोल दीजिए, नियोनेट। ठीक है, तो नियोनेट में सबसे कम प्रेशर रखना पड़ेगा कितना, 60 to 80 mm ऑफ एच जी। चाइल्ड में थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, 80 से 100 पे जा सकते हैं। एडल्ट में और ज्यादा कर सकते हैं, 100 से 120 mm ऑफ एच जी। अब सक्शन करने के लिए और क्या चाहिए आपको, सक्शन मशीन आपके पास, सक्शन कैथेटर चाहिए। सक्शन कैथेटर कितने फ्रेंच का आता है, 14 फ्रेंच का आता है, 14 गेज का आता है। ठीक है, कितने फ्रेंच का आता है, 14 फ्रेंच का आता है। और क्या चाहिए आपको, एम्बू बैग चाहिए। एम्बू बैग क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लेता कई बार एग्जामिनर। तो एम्बू बैग क्या होता है, फुल फॉर्म देखिएगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसको बोलते हैं एम्बू बैग को। अब एम्बू बैग भी अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग साइज के आते हैं। यदि आपको एम्बू बैग यूज करना है एडल्ट के अंदर तो कितनी कैपेसिटी का आएगा, 1200 सीसी का आएगा। पहले 1 सीसी इक्वल टू होता है आपका 1 ml। ठीक है, तो 1200 ml बोल सकता है, 1200 सीसी बोल सकता है। चाइल्ड का जो आएगा एम्बू बैग
वो आएगा 750 सीसी या 750 ml का आएगा। नियोनेट की मैं बात करूं, नियोनेट की मैं बात करूं तो आएगा 500 सीसी या 500 ml का, ठीक है। 1 सीसी इक्वल टू 1 ml होता है। तो ये भी आपको चाहिए। और क्या चाहिए आपको, आपको साथ में मसल रिलैक्सेंट चाहिए। मसल्स को रिलैक्सेंट करने के लिए मसल रिलैक्सेंट चाहिए आपको। क्या चाहिए क्या यूज हो गए आप, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन क्या चाहिए आपको, सक्सिनाइल कोलिन चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कुछ आपके आर्टिकल्स हैं जो आपको चाहिए। पूरे प्रोसीजर के दौरान आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असिस्ट करते रहोगे। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस LOC असिस्ट थ्रू आउट द प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर जब तक प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, पूरे प्रोसीजर के दौरान अपन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असिस्ट करते रहेंगे। तो आर्टिकल्स की अपन ने बात कर ली, दोबारा से देख लीजिएगा, फिर अपन चलेंगे आपके प्रोसीजर के ऊपर। ईटी ट्यूब अपन ने देख ली, फिर क्या चाहिए आपको, स्टिलेट चाहिए, और क्या चाहिए आपको, लेरिंगोस्कोप चाहिए, और क्या चाहिए आपको, लेरिंगोस्कोप की बात की अपन ने। फिर क्या चाहिए आपको, मैगेल्स फोर्सेप्स चाहिए इमरजेंसी में रीइंसर्ट करने के लिए। बूजी कैथेटर यदि डिफिकल्टी हो रही, इंसर्ट नहीं हो पा रही तो बूजी कैथेटर लेंगे। सक्शन केयर करने के लिए एक सक्शन मशीन चाहिए, सक्शन कैथेटर चाहिए आपको। एम्बू बैग चाहिए, यदि किसी इमरजेंसी में डिस्क्लोज हो जाती है तो फिर मैनुअल ब्रीथिंग अपन को देनी पड़ेगी क्लाइंट को, ठीक है। मैनुअल ब्रीथिंग देनी पड़ेगी तो एम्बू बैग चाहिए। मसल रिलैक्सेंट चाहिए जब आप ईटी ट्यूब इंसर्ट करोगे तो। और पूरे प्रोसीजर के दौरान आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते रहोगे। तो ये कुछ आपके क्या थे आर्टिकल्स है जो बेसिकली आपको चाहिए जब आप क्या कर रहे हैं, इंटूबेशन कर रहे हैं, ईटी ट्यूब इंटूबेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट राउंड अपन आर्टिकल्स का अरेंजमेंट किया, तो अब आपने को क्या करना है, प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर करना है तो सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर पोजीशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पोजीशन। क्या पूछ लिया जाता है आपसे, पोजीशन की ईटी ट्यूब में कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, ठीक है। देखो वैसे तो पोजीशन पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पोजीशन में बेसिकली पोजीशन से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इस प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन लेंगे, इसमें कौन सी लेंगे, इसमें कौन सी लेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे टॉपिक से बहुत कम बनते हैं, तो लास्ट में अपन पोजीशन से पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल से बता दूंगा कि कौन सी पोजीशन इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ ईटी ट्यूब के अंदर कौन सी पोजीशन लेंगे, तो पोजीशन लेंगे अपन स्निफिंग पोजीशन, ठीक है। कौन सी पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन। पोजीशन की मैं बात करूं, स्निफिंग पोजीशन। क्या होता है स्निफिंग पोजीशन, क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में बैठाते हैं, उसके हेड को एलिवेट करते हैं, कितना 10 डिग्री, कितना करते हैं हेड को एलिवेट। सुपाइन स्निफिंग पोजीशन में क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन प्लस एलिवेट हेड टेन डिग्री, उसको क्या बोलते हैं आपका, स्निफिंग पोजीशन बोलते हैं। कि सुपाइन पोजीशन में लेटाया, उसके बाद क्या किया, हेड को थोड़ा सा 10 डिग्री एलिवेट किया, क्या किया 10 डिग्री एलिवेट किया। इसको देनी है आपको क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी। पूछे ईटी ट्यूब में कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, स्निफिंग पोजीशन। लेकिन कई बार क्या होगा, ये स्निफिंग आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं रहेगा, स्निफिंग आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी ये नहीं है तो फिर किसको दोगे, रोज पोजीशन। किसको दोगे, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में क्या होता है, सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं, प्लेस पिलो अंडर द शोल्डर। शोल्डर के नीचे क्या कर दिया आपने, पिल्लो अप्लाई कर दिया, जिससे क्या होगी, जैसे शोल्डर के नीचे मैं पिल्लो अप्लाई करूंगा, इससे क्या होगा, एलिवेट हेड हो जाएगा। हेड क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा हेड एलिवेट हो जाएगा। लेकिन इसमें हेड ज़्यादा एलिवेट होता है तो ये बेसिकली यूज नहीं की जाती है।
कौन सी यूज की जाती है, स्निफिंग पोजीशन। लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ, कभी ऑप्शन में ये ना हो तो फिर इसके ऊपर जाना है, ठीक है। क्लियर हुआ, स्निफिंग पोजीशन आप यूज करोगे किसके अंदर, एटी ट्यूब इंसर्ट करने के दौरान। लेकिन भैया एक क्वेश्चन, एम्स ऋषिकेश, क्योंकि एम्स तो भैया जाने इसलिए जाना होता है क्योंकि उसको तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछने होते हैं, ठीक है। एम्स ऋषिकेश में क्वेश्चन आया मोरबिड ओबेज पेशेंट, क्या है, मोरबिड ओबेज पेशेंट है, उसके अंदर क्या करना है आपको, ईटी ट्यूब लगाना है, ईटी ट्यूब इंटूबेशन करना है। कौन सी पोजीशन यूज करोगे, ज़्यादा देर का नहीं है, 2019 या 2019, हाँ 19 में ऋषिकेश एम्स का एग्जाम हुआ था या 20 में स्टार्टिंग में हुआ था, जब भी हुआ था 19 या 20 स्टार्टिंग में, या तो 20 जनवरी फरवरी के आसपास कोई एग्जाम हुआ था ऋषिकेश का, या फिर 19 में, दोनों में से किसी एक एग्जाम में आया था, ठीक है। तो मोरबिड ओबेज पेशेंट का आपसे पूछ ले तो एक पोजीशन आती है, कौन सी, रैंप पोजीशन। कौन सी पोजीशन, रैंप पोजीशन। तो वो रैंप पोजीशन आपको यूज करनी है। इसमें भी बेसिकली क्या करते हैं अपन, नेक को एक्सटेंड ही करते हैं, लेकिन 10 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन यूज करनी है, रैंप पोजीशन, ठीक है। डायरेक्ट पूछ रहा है 82 में कौन सी पोजीशन यूज करनी है, डायरेक्ट आंसर देना है स्निफिंग पोजीशन। डायरेक्ट पूछ रहा है तो कौन सा आंसर देना है, स्निफिंग पोजीशन आंसर देना है। लेकिन घुमा फिरा के कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है कि मोरबिड ओबेज पेशेंट में पूछे तो कौन सा करना है, फिर आपको आंसर करना है आपकी रैंप पोजीशन। कौन सी, रैंप पोजीशन। क्वेश्चन बता दिए हूँ, एम्स ऋषिकेश का हाल ही का एग्जाम है, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अब आपने क्या कर दिया, पोजीशन दे ली, फिर क्या करना है आपको, प्लेस द ट्यूब, क्या करना है, ट्यूब का प्लेसमेंट करना है। अब ट्यूब का प्लेसमेंट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, चेक दी करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। ट्यूब का क्या करना है, ट्यूब का करेक्ट प्लेसमेंट आपको चेक करना है। क्या करना है, ट्यूब का करेक्ट प्लेसमेंट आपको चेक करना है। तो ट्यूब का करेक्ट प्लेसमेंट कैसे चेक कर सकते हैं आप, दो मेथड होते हैं, एक होता है अस्कल्टेशन मेथड, एक होता है आपका एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। तो कंफर्मेटरी मेथड कौन सा होगा, कंफर्मेटिव मेथड कौन सा होगा, कंफर्मेटिव मेथड होगा आपका चेस्ट एक्सरे करके क्या करेंगे आप, कंफर्म करेंगे कि आपका ईटी ट्यूब सही लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। कंफर्मेटिव मेथड, या फिर बोले आपसे एक्यूरेट मेथड, एक्यूरेट मेथड पूछे प्लेसमेंट असेसमेंट करने का तो भी कौन सा होता है, एक्सरे होता है। करेक्ट प्लेसमेंट चेक कर लिया तो फिर आपको क्या करना है, ट्यूब को फिक्स करना है। तो फिक्स जो ट्यूब की जाती है, फिक्स द ट्यूब या फिक्स द ईटी ट्यूब अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ कैरिना। कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर अबाउ आपको क्या करना है, फिक्स करना है। कैरिना किसको बोलते हैं, कैरिना किसको बोलते हैं, जहां से आपका ट्रेकिया बाइफरकेट होता है, ये पॉइंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं आपका कैरिना बोलते हैं। तो कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर अबाउ के क्या करना है, ट्यूब को फिक्स करना है। देखो ट्यूब जब आप फिक्स कर रहे होगे तो ट्यूब और लिप्स लेटरल साइड में फिक्स करनी है आपको, ट्यूब मिडिल में नहीं, कहाँ फिक्स करनी है, लेटरल वॉल पे। तो जब आप ट्यूब फिक्स कर रहे होंगे तो आपके लिप्स और ट्यूब के बीच में एक गोज यूज करोगे, वो ड्राई गोज आपको यूज करना है। क्यों, यूज गोज पीस बिटवीन लिप्स एंड ट्यूब। कैसा गोज यूज करोगे, क्वेश्चन पूछे तो ड्राई गोज पीस।
कैसा यूज करोगे, ड्राई गोज पीस यूज करोगे ताकि अल्सर वगैरह न डेवलप हो। नेक्स्ट मैं बात करूं, इन्फ्लेट द ट्यूब या बैलून या कफ, इन्फ्लेट द कफ या बैलून बोल सकते हो। कैसे इन्फ्लेट करोगे, एयर इंस्टिल करके 5 to 10 cc क्या करोगे, एयर डालोगे। पायलट बैलून की हेल्प से क्या करोगे, 5 to 10 cc एयर इंसर्ट करोगे। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, नॉर्मल प्रेशर ऑफ कफ, ईटी ट्यूब कफ का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, तो कितना होता है 20 से 25 mm ऑफ एच होता है। कितना होता है 20 से 25 mm ऑफ एच होता है। देखो यहीं से क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है सेंटीमीटर ऑफ H2 में, किस में पूछ सकता है, सेंटीमीटर ऑफ H2 में। तो याद रखना 1 mm ऑफ Hg इक्वल होता है, ठीक है, 1 mm ऑफ Hg इक्वल होता है 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2 से, ठीक है। तो यूनिट एक याद रखो, फिर उसके बाद यदि कभी पूछ ले तो कन्वर्ट 1.36 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर ऑफ H2 को। 20 से 25 mm ऑफ Hg को 1.36 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर ऑफ H2 के अंदर। हर एक 8 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, ईटी ट्यूब का प्रेशर चेक करना है, ये भी याद रखना है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो। चेक कफ प्रेशर इन एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे में क्या करना है आपको, कफ का प्रेशर चेक करना है। प्रोवाइड ओरल केयर इन एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे में ओरल केयर देनी है। चेंज द पोजीशन ऑफ ट्यूब एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में आपको ट्यूब की साइज या प्लेसमेंट या पोजीशन चेंज करनी है ताकि ईटी ट्यूब का अल्सर वगैरह ना डेवलप हो सके। सॉरी, हर 8 घंटे में क्या करनी है, सक्शनिंग करनी है, या फिर जब जरूरत पड़े तो क्या लिखोगे, सक्शन द ट्यूब इन एवरी 8 आवर्स और व्हेन नीडेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि 8 घंटे पे ही करो, यदि उससे पहले जरूरत पड़ रही है, स्टाइडर साउंड वगैरह आ रही है, तब भी आप क्या करोगे सक्शनिंग करोगे। तो जरूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं, जरूरत पहले नहीं पड़े तो 8 घंटे में तो आपको करनी ही करनी, हर 8 घंटे में तो करनी ही करनी है। नेक्स्ट मैं बात करूं, रिमूव ऑफ ईटी ट्यूब क्या कहलाता है, रिमूव ऑफ ईटी ट्यूब क्या कहलाता है, एक्सटूबेशन, पहली बात के लिए तो बने क्या कहलाता है, एक्सटूबेशन। चलो आगे मैं बात करता हूं कि जब आपका ईटी ट्यूब लगा हुआ है और वेंटिलेटर पे पेशेंट है, ठीक है, तो वेंटिलेटर से 2 साउंड आ सकती है अब नॉर्मल, या तो हाई पिच साउंड आए या फिर लो पिच साउंड आए। तो हाई पिच साउंड आए तो क्या करोगे मैनेजमेंट, लो पिच साउंड आए तो क्या करोगे, सॉरी। तो बात करते हैं आपके व्हेन पेशेंट ऑन ईटी ट्यूब, व्हेन पेशेंट ऑन ईटी ट्यूब and ventilator give high pressure alarm, give high, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए इसको, हाई प्रेशर अलार्म। व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन या इंटरवेंशन क्या होगा आपका। आंसर की मैं बात करता हूं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या करोगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, सक्शन द ईटी ट्यूब। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि जो हाई पिच साउंड जो आती है, ठीक है, हाई पिच जो साउंड आती है वो क्यों आती है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे,
ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है म्यूकस वगैरह कारण, तो क्या आती है, हाई पिच साउंड आती है। तो हाई पिच साउंड आ रही है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सक्शनिंग परफॉर्म करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सक्शनिंग करोगे। उसके बाद क्या करोगे, चेक करोगे ट्यूब को, चेक, क्लिंकिंग, बेंडिंग ऑफ ट्यूब, कि कहीं से ट्यूब मुड़ तो नहीं रही जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए म्यूकस जिम्मेदार है। सबसे पहले तो क्या करोगे, सक्शन करोगे। उसके बाद ट्यूब वगैरह को चेक करना है, यदि फिर भी साउंड सबसाइड नहीं होती है तो साउंड क्यों हो सकता है कि ट्यूब कहीं से बेंड हो गई तब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है तब भी आपकी साउंड आती है हाई पिच। तो ये आपको हाई पिच साउंड जब आए तो ये मैनेजमेंट आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, या किसी कारणवश क्वेश्चन में बोल दे कि हाई की जगह लो प्रेशर, देखो क्या बोलेगा एग्जामिनर, हाई प्रेशर की अपन ने बात की, बोल दे व्हेन पेशेंट ऑन ईटी ट्यूब एंड वेंटिलेटर अलार्म लो प्रेशर, व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा आपका, ठीक है आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका भी आंसर अपन देखेंगे, वो देखेंगे प्रायोरिटी अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर क्या रहेगा, देखो अब लो प्रेशर क्यों आता है लो प्रेशर क्यों आता है कि कहीं से आपका वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट वगैरह तो नहीं हो गया है। वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट वगैरह हो जाता है तो कैसी अलार्म आती है, लो प्रेशर। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, चेक करोगे कनेक्शन को, चेक दी कनेक्शन ऑफ वेंटिलेटर सर्किट, ऑफ वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट में कनेक्शन चेक करोगे, फिर भी सब साइड चेक किया प्रॉब्लम पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं फिर क्या करना है क्या करना है, मैन्युअली ब्रीथिंग देनी है, किससे, एम्बूबैग से, हाथ से एम्बूबैग लगाना है, उससे ब्रीथिंग देनी है। तो क्या करना है सेकेंड स्टेप में, मैन्युअली वेंटिलेट पेशेंट, किससे, एम्बूबैग से। अभी आर्टिकल्स में अपन ने देखा था एम्बूबैग, तो ये एम्बूबैग आपका यहां काम आ गया। ठीक है, आपके पकड़ में आ गई, डिस्कनेक्ट हो चुका है तो आपको लगाना नहीं आ रहा है यदि मान के चलिए, या कुछ भी कंडीशन है, तो आपने देखा सबसे पहले कनेक्शन में आपको मिल गया डिस्कनेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्लाइंट को भाई सांस तो आना जरूरी है, तो सांस देने की कोशिश किससे, एम्बूबैग से आपने सांस देने की कोशिश की। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, इन्फॉर्म किया डॉक्टर को। थर्ड स्टेप में या थर्ड प्रायोरिटी क्या रहेगी, इन्फॉर्म डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। फिर क्या किया आपने, जैसे तैसे आपसे जैसे लगा, जब तक डॉक्टर आता है तब तक री इंसर्ट कर दिया या इंसर्ट कर दिया, री इंसर्ट द ट्यूब, जहां से डिसलॉक हुई है वहां से री इंसर्ट कर दिया, जैसा भी आपसे हो सका था। पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, रीइंसर्ट कर दिया, जब तक डॉक्टर आए उससे पहले कर दिया, क्योंकि जिंदा रखना जरूरी है अपने को। फिर अपन डॉक्टर को बोल सकते हैं कि एक बार मैंने कोशिश की है, अब आप चेक कर लीजिए, सही डला है तो ठीक है, नहीं डला है तो आप इसको रीचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी प्रायोरिटी रहेगी किस कंडीशन में, जब लो प्रेशर आपका अलार्म आएगा वेंटिलेटर के अंदर। सबसे पहले कनेक्शन चेक किया, कनेक्शन आपने देखा आपको मिल गया भाई कहीं से डिस्कनेक्ट है, तो एम्बूबैग से आपने आर्टिफिशियली मैन्युअली हाथ से उसको दबा दबा के ब्रीथिंग दी, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, रीइंसर्ट कर दिया ट्यूब को। ये हो गई आपकी केयर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका ईटी ट्यूब का कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ईटी ट्यूब में, कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। देखो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है सॉरी पहला कॉम्प्लिकेशन कब आ सकता है, जब आप ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम। इंसर्शन टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कुछ। दूसरा, जब आप ईटी ट्यूब की केयर कर रहे हैं तो कब आ जाए, ड्यूरिंग केयर ऑफ ट्यूब, जब ईटी ट्यूब की क्या कर रहे हैं आप, केयर कर रहे हैं। तीसरा, ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो ट्यूब को रिमूव करने के बाद में आई, आफ्टर रिमूव
ऑफ ट्यूब, यानी कि ट्यूब को रिमूव करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हों जो डेवलप हो जाएं, वो कौन से कॉम्प्लिकेशन कहलाएंगे आपके आफ्टर रिमूव ट्यूब। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जब ट्यूब इंसर्ट करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, जब आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तब आपके सामने क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं बात करता हूं ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम। ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम, जब आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं उस दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आ सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है उस कंडीशन में, स्पाज्म कंडीशन आ जाए, लेरिंग्स के मोस्ट कॉमन होगा। इसके अलावा ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, इंजरी होके, इंजरी या ब्लीडिंग बोलेगा, इंजरी या ब्लीडिंग हो सकती है। इंसर्शन के टाइम पे यही हो सकता है। जब आप केयर कर रहे हैं जब आप केयर कर रहे हैं तो उस दौरान क्या हो सकता है, डिसलॉग हो सकती है, क्या हो सकती है, डिसलॉग हो सकती है। ये क्या है आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जब आप केयर कर रहे हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आफ्टर रिमूव ट्यूब। रिमूव करने के बाद, ट्यूब को रिमूव किया उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस कैसी देखने को मिल सकती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, या कुछ इंजरी वगैरह हो रखी है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि लगातार कप का प्रेशर पड़ रहा था तो ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कप को हटाओगे वहां से ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या इंस्ट्रक्शन दोगे जब आप ईटी ट्यूब रिमूव करोगे उसके बाद में, कि आपने ईटी ट्यूब रिमूव की है उसके बाद में क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है इंस्ट्रक्शन आफ्टर ईटी ट्यूब रिमूव। इंस्ट्रक्शन आफ्टर ईटी ट्यूब रिमूव, जब आपने ईटी ट्यूब रिमूव की है उसके बाद में क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है एंड कफिंग करनी है, जिससे कोई म्यूकस वगैरह एक्यूमुलेट है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, आफ्टर ईटी ट्यूब रिमूव, ईटी ट्यूब रिमूव करने के बाद में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किसकी, होर्सनेस ऑफ वॉइस की। पेशेंट कंप्लेन होर्सनेस ऑफ वॉइस। व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन या इंटरवेंशन। होर्सनेस ऑफ वॉइस कंप्लेन कर रहा है तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ठीक है, ईटी ट्यूब आपने रिव्यू कर दी, उसके बाद में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरी होर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिल रही है, आ रही है, तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, या फिर कोई एक्शन नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि ये होर्सनेस ऑफ वॉइस ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगी, सबसाइड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में क्या हो जाएगी, ये आपकी सबसाइड हो जाती है। ठीक है, तो होर्सनेस ऑफ वॉइस बोल रहा है तो क्या करोगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट कर दोगे, लिख दोगे डॉक्यूमेंट्स में, और कुछ एक्शन आपको स्पेशल नहीं करनी है, स्पेशल एक्शन आपको नहीं करनी है। क्लियर है, स्पेशल एक्शन आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट मैं बात करूं, विच इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू पेशेंट व्हेन कंप्लेन ऑफ होर्सनेस ऑफ वॉइस। पेशेंट यदि होर्सनेस ऑफ वॉइस की कंप्लेन कर रहा है तो उस दौरान आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। पहली बात, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है और जितना कम हो सके उतना बोलना है। तो क्या बोलोगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड लिमिट टॉक, कम बोलना है।
क्या बोलना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, जिससे तो क्या होगा, कोई म्यूकस वगैरह है वो बाहर निकल जाएगा। प्लस लिमिटेड टॉक करो, क्या करो, कम बोलो। इससे क्या होगा कि लेरिंग्स के अंदर लेरिंजियल कोई इंजरी वगैरह हो रखी है, उसके अंदर लेरिंजियल म्यूकोजा के अंदर कोई इंजरी हो रखी है, ठीक है, लेरिंजियल म्यूकोजा में कोई इंजरी हो रखी है तो वो क्या होगी, हील हो जाएगी, उसको टाइम मिल जाएगा हीलिंग के लिए। ठीक है, हेल्प इन हीलिंग, हील हो जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी। क्लियर है, तो ये बात होगी आपके ईटी ट्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। चलिए भाई, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका ई2 ट्यूब का। ठीक है, ई2 ट्यूब यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।